तो हम लोग तो किसी का ठिया में जाते नहीं है। हमारा क्या है, हम अपना फ़ोन नंबर बटा है, फ़ोन से अपने बात कर लिए, अपने चले गए किसी के कमरा में, किसी के गाड़ी में, हमारा ये काम हो जाता है। हम एक जगह ठिया नहीं बनाते। तो हम क्या 4-10 बजे आते हैं, 4-5 बजे तक रहते हैं, अपने कमा के घर चले जाते हैं। तो देखो घर वाला दारू पीता है, बच्चे हैं 4, अब किस चीज़ में पढ़ाएंगे लिखाएंगे और क्या चीज़ में आगे बढ़ेंगे हम। औरत को तो हर चीज़ का शौक होता है ना। कोई बात समझ में नहीं आता है बेटा, क्या बात करेंगे हम। कोठी में जाएंगे फिर भी वही कोठी वाला चुप, पीछे लगेंगे लोग। आई जैसे हम पढ़े लिखे होते तो कंपनी में जाते, तो कंपनी में भी ठेकेदार मुंशी हैं, ये सब इशू रखते हैं, है कि नहीं है। जब हर जगह आपको उसी नज़र से देखते हैं, उनकी हम पसंद के रहेंगे, उनकी कहना मानेंगे तो हमें नौकरी देगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। हाँ, ये ऐसा काम होता है। ये अपने चोरी छुपकर से अपने रोजी मजदूरी कमाए, 1000, 2000, 500 नहीं भी कमाया, हम लोग 500 लेते हैं जैसे ही, तो उनकी जगह है तो काम करवाते हैं, हमारे 500 हो गए। और जैसे हम किसी के पास अपना लेके जाएं, अच्छा तो जगह का पैसा देना पड़ता है, 200 ले 100 ले, तो उसमें हमें क्या बचा है, 200-300 बच जाता है। और क्या बचता है उसमें, तो मतलब रोजी मजदूरी से तो ठीक है, 1000 रुपया कमा लिया, 1500 कमा लिया, अपने घर चले जाओ। कोई नसीब के बात होता है, वो जुआ का खेल है, लग गए तो शिकारी, ना लगे तो भिखारी। मैं तो 6-7 साल टूट गए सारे रिश्ते, टूट गए सारी उम्मीदें, सारे भरोसे, बिखर कर रह गया मेरे मांग का सिंदूर। HIV और एड्स के लाल धागों ने कर दिया मेरे घर को चूर। हिंदुस्तान में न जाने ऐसे कितने घर, कितने परिवार हैं जो इस लाइलाज बीमारी के कारण बिखर गए हैं। न जाने कितनी उम्मीदें टूटी है, कितने आंखों के आंसू सूख गए हैं। आखिर क्यों 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 हम इन दो लाल धागों में जकड़ जाते हैं और निकल ही नहीं पाते हैं? क्यों क्यों HIV एड्स के आगे हम घुटने टेक देते हैं? अरे इधर आइए ना। ये आवाज हमारे कानों से कई बार गुजर चुकी है और हम सोचते हैं कि अरे ये क्या है। दरअसल ये हमारे समाज का ही एक हिस्सा है जिसे हम सब सेक्स वर्कर के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि सेक्स वर्कर और एड्स का बहुत पुराना नाता है। हम ये भी जानते हैं कि एड्स छुआछूत से नहीं फैलता, ये फैलता है तो संक्रमित व्यक्ति से लिए गए खून से, संक्रमित मां से उसके गर्भ में पल रहे शिशु को, और संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। रेड लाइट एरियाज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। इनको हमारे समाज के भलाई के लिए बनाया गया था। पुराने जमाने में कोठों से पायलों की छनकार सुनाई देती थी। राजा महाराजा कोठों का शौक फरमाते थे, जो अब रेड लाइट एरियाज के नाम से मशहूर है। HIV एड्स फैलने के 4 कारण हैं। असुरक्षित यौन संबंध, इसके अलावा संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से,
संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले शिशु को, अच्छा, जब हम लोगों ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी तब कहीं बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज की तारीख में जो है 0.2%। देखिए, HIV के प्रसार के जो 4 प्रमुख कारण हैं, उसमें जो सेक्सुअल रूट है, जब अनप्रोडक्टिव सेक्स के माध्यम से जो HIV फैलता है, उससे भी ज़्यादा खतरा असुरक्षित खून के चढ़ाने से है। लेकिन चूँकि सेक्सुअल रूट पे हम फोकस इसलिए करते हैं कि हम सेक्सुअल इनकाउंटर लाइफ में ज़्यादा होते हैं और खून को चढ़ाना बहुत कम ओकेजनली हो पाता है। इसी वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि जितने बार भी संबंध बने वो प्रोटेक्टेड बने। एक सर्वे के मुताबिक 39 देशों में सेक्स ट्रेड पर पाबंदी है, 50 में कानूनी मान्यता मिली हुई है और 11 में आंशिक मान्यता है। मसलन ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा जैसे देशों में ये धंधा लीगल है, तो भारत के अलावा अमेरिका, स्वीडन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे देशों में कुछ चीजें कानूनी है तो कुछ गैर कानूनी। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 30 लाख सेक्स वर्कर्स हैं, 1100 रेड लाइट एरियाज और 3 लाख कोठे हैं। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान गोवा में जापानी गुलाम, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हुआ करती थी, उन्हें इस देह व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। यह व्यापार और ज्यादातर फैला 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के दौरान। दरअसल उनके सिपाहियों को इस देश में शारीरिक सुख से वंचित न रहना पड़े, इसलिए छोटे छोटे देह व्यापार के डेरे तैयार किए गए। পরিস্থিতি যাতে মানে তখন আমাকে ঘর থেকে বাইরে আসতেই হলো, কারণ বাইরে যদি না আসে আমার কাজকর্ম বা আমার বাল বাচ্চা তাদের কে দেখভাল করবে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার, ভবিষ্যতের ব্যাপার, অনেক কিছু আছে।
তো আমি প্রথমে অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তার সেই কাজের সঙ্গে দেখলাম অনেক কিছু, যে আমার তার সাথে সাথে যৌন পেশাটাও আমাকে করতে হবে। তো তখন এক সময় ভাবলাম যে আমি যখন একটা কাজের জন্য এসেছি, দুটো কাজ করতে হচ্ছে, আমি পারিশ্রমিক পাচ্ছি একটা কাজের জন্য কিন্তু দুটোর জন্য পাচ্ছি না, তাহলে আমি কেন ডবল কাজ করতে যাবো। তখন আমি মনে করেছি যে এই পেশাটাই মানে আমি বেছে নিয়েছি, যে আমি একটা কাজই করবো এবং পয়সাটাও বেশি পাবো, এবং সেই দিক দিয়ে আমার পরিবারকেও আমি ভালো খাওয়াতে পারবো, পড়াতে পারবো, রাখতে পারবো, বাল বাচ্চার ভবিষ্যৎ করতে পারবো। তখনই কিন্তু আমি এই পেশায় চলে আসি। मैम मुझे 3 साल हो जाएंगे यहाँ पे, और थोड़ी सी घर में कोई ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी, इस वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा। इन्हें नफरत की निगाहों से न देखे, इनकी भूमिका समाज में बहुत अहम है। तो ये समाज से बहिष्कृत हैं, लेकिन शायद अभी देखिए जो इधर भी कई एड्स के पेशेंट्स हैं जिनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन वहाँ भी उसका बहिष्कार परिवार का, बर्तन अलग, कुछ खाना भी ऐसे ही साधारण इस तरह का दिया जाता है जो कि हर कोई नहीं खा सकता है, कच्चा पक्का उठा के ऐसे दूर से फेंक दिया जाता है। मतलब उनकी दशा बहुत दयनीय है। तो ये जागरूकता कि हम जो एड्स के पेशेंट्स हैं वो फैलने वाली बीमारी नहीं है, उनका इलाज हो सकता है। এখন সাধারণ মানুষ হিসেবে যদি আমি যাই তাহলে সেই আগের নজরেই দেখতে থাকি। যখন আমার সংগঠন হিসেবে আমি যাচ্ছি সংগঠনভাবে, তখন হয়তো আমাকে একটা অন্য চোখে দেখছি। এদের একটা অনেক বড় সংগঠন আছে, এদের কাজ যদি ঠিকঠাক না করি তাহলে আমাদের জানার পরে এরকম একটা হয়ে থাকে। কিন্তু এমনি যদি আমি সাধারণ যেয়ে থাকি তাহলে আমি সাধারণ মানুষের মতনই আমাদের ऐसी अंधेरी गलियों की झिलमिलाती रोशनी सिर्फ दिल्ली के जीबी रोड में ही नहीं देखने को मिलती। कोलकाता की सोनागाछी की तंग गलियां एक जीता जागता उदाहरण है। আমি 2003-এ আমাদের পিয়াতে 3:30 অবধি, অর্ডার 6:30 অবধি চলে। আবার সন্ধ্যাবেলায় তোমার 6টা থেকে 8টা অবধি। घर से दूर रहता वो मजदूर हो, जवानी की दहलीज पे कदम रखने वाला कोई आम लड़का हो, या घर के तनाव से ग्रस्त अकेलेपन से लड़ता हुआ इंसान, समाज का ये बड़ा हिस्सा तब उन्हें सुकून देता है।
मैं स्पेशली विशेष तौर पर सेक्स वर्कर्स को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। उसके लिए चाहे कितनी भी कठोरता बरतनी हो, कितने भी कठोर शब्दों में कहना हो, वो कहकर और अपनी सुरक्षा रखें, तभी देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा होगी। और वो कॉन्डोम का इस्तेमाल करने को कहें जो कस्टमर्स हैं। देखिए, बहुत पहले मैंने फैमिली प्लानिंग यहाँ करवाना शुरू किया था काफ़ी लोगों का। तो जब मैंने देखा कि जो जितने भी लोगों का फैमिली, तो उनको गंदी बीमारियाँ थी, तो पहले तो उनकी गंदी बीमारियों का ट्रीटमेंट करवाया। मतलब कई तरह की गंदी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो वो सारी बीमारियाँ ट्रांसमिटेड हो जाती हैं एक जेंट से लेडीज़ पर, लेडीज़ से फिर बच्चों पर, या वो लेडीज़ अलग से जो सेक्स वर्कर्स दूसरों के साथ रहती हैं, तो ये लगातार फैलता चला जाता है। आज हमारे देश में आप देखिएगा कि हर एक सेक्टर, हर एक जगह, हर एक उसमें क्यों फैला हुआ है? क्योंकि इस बात को लोग गुप्त रखते हैं और ये बताने में हिचकती हैं सेक्स वर्कर्स कि आप कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ये बहुत गंदी बीमारी है और ये मृत्यु तक आपको ले जाएगी। आपकी जो स्थिति है हर तरह से आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी खत्म हो जाएगी। तो आप सब तरफ से कट जाते हैं, अर्थ से, समाज से, परिवार से, देश से। तो इसके लिए, इस बात के लिए मैं चाहूँगी कि सरकार इसमें प्रयासरत हो, इसमें कठोर कदम उठाए, सेक्स वर्कर्स को एक नैतिक शिक्षा दे कि आप अपना जो ये सेक्स का काम जो भी करें, तो उन लोगों को जो है पुरुषों को कहें कि आप कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ यू डोंट कम हियर। क्योंकि इससे अगर उन्हें पैसे नहीं भी मिले, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य तो नहीं गिरेगा ना, और बाकी कई लोगों के स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ेंगे ना। देश में ये संक्रमण तभी समाप्त होगा जब ये जागरूक होंगे। हाँ, यहाँ की बदहाली, अव्यवस्थित काम करने का तरीका, स्वास्थ्य के मापदंडों को कहीं ताक पर रखते हुए बदस्तूर ये परंपरा चली जा रही है। HIV एड्स के बढ़ते शिकंजे के पीछे सबसे बड़ा कारण है यौन संबंधों के प्रति जागरूकता की कमी, या फिर यूं कह ले कि इससे बचने के लिए सटीक ज्ञान की कमी। हाँ, लेकिन इस HIV एड्स की बीमारी से लड़ने में मदद करती हुई आगे आई है कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थान। जो मेडिक्लेम की कंपनीज़ हैं वो HIV को अपने कवरेज से बाहर रखते हैं, क्योंकि HIV अगर हो गया तो ये इसका इलाज नहीं है, और उनको पता है कि इलाज नहीं होने की वजह से इनका क्लेम उनको बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सरकारी प्रयासों का सवाल है, तो भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, जो सभी राज्यों में अपने स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ के माध्यम से HIV पे प्रोजेक्ट चलाते हैं, और ये बेसिकली काम करते हैं उन पॉपुलेशंस के बीच जो हाई रिस्क बिहेवियर में इंडल्ज हैं। तो गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं वो भारत में बहुत ही सराहनीय हैं। ग्लोबली इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो जितनी तेज़ी से HIV का स्प्रेड दूसरे मुल्कों में हो रहा है, उसके मुकाबले भारत ने HIV के स्प्रेड पे बहुत कंट्रोल किया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सेक्स वर्कर्स के माध्यम से ही HIV फैलेगा। HIV का प्रसार किसी भी असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, लेकिन चूंकि यौन कर्मियों को
कई बार अपने कस्टमर्स के साथ मीट करना पड़ता है, इसीलिए उनको हम उच्च जोखिम समूह में रखते हैं और जो भी लोग हाई रिस्क बिहेवियर में इंडल्ज हैं उनसे HIV का प्रसार हो रहा है। तो अभी हमारे यहाँ भारत में HIV एड्स अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कोई पल्स पोलियो की तरह जो है घर घर जा कर के नहीं कर सकते, इसीलिए हम चुनिंदा तरीके से हाई रिस्क बिहेवियर ग्रुप्स के बीच काम कर रहे हैं, जिसमें यौनकर्मी भी हैं और इंजेक्टिंग ब्लड यूजर्स, ड्रग यूजर्स भी हैं। इसके साथ साथ मैन टू मैन सेक्स करने वाले लोग भी हैं और साथ ही ट्रांसजेंडर समूह भी है। HIV के अवेयरनेस और इसकी रोकथाम के लिए NGOs की जो भूमिका हिंदुस्तान में है वो बहुत सराहनीय है। यहाँ पे जो उच्च जोखिम समूह के बीच काम हो रहा है, भारत का कोई भी ऐसा जिला या कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जो NGOs के माध्यम से एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा कवर नहीं किया गया है। सभी जगहों पे उच्च जोखिम समूह के लोगों की मार्किंग होती है, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है और उनके बीच हम जो प्रोजेक्ट चलाते हैं उसको हम टारगेटेड इंटरवेंशन बोलते हैं। प्रोजेक्ट का नाम ही इस तरह से है जिससे पता चलता है कि हम बिल्कुल लक्षित रूप से लोगों को जो भी हाई रिस्क बिहेवियर में हैं उनको चुन चुन कर उनके साथ काम करते हैं, जिससे कि HIV का प्रसार, उसका जो स्प्रेड है, वो ट्रांसफ्यूज़न रुक सके। यौन कर्म को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं, यह इस देश में लंबे बहस का विषय रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर हम यौन कर्मियों के दृष्टिकोण से देखें या वैसे लोगों के दृष्टिकोण से देखें जिनके लिए यौन कर्म जीवन की आजीविका का मुख्य पेशा है, मुख्य माध्यम है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लीगलाइज कर देने से कहीं कोई नुकसान नहीं है। दुनिया के जिन देशों में यौन कर्म को लीगलाइज कर दिया गया है वहाँ पे HIV के स्प्रेड में भी बहुत ज़्यादा रोकथाम हुई है। इसके साथ साथ यौन कर्मियों को एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का भी मौका मिला है। युवाओं को HIV के स्प्रेड के जोखिम से बचाने के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता और टूल है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। जब भी HIV का स्प्रेड होता है, वो चाहे युवा हों या किसी भी वर्ग समूह के लोग हों, तो उसका मुख्य कारण ये होता है कि उनमें जागरूकता की कमी होती है और अनप्रोटेक्टेड समूह वो करते हैं। इसके साथ साथ जितनी जागरूकता है, जितनी जानकारी है, उससे कई गुना ज़्यादा मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। तो जब भ्रम और भ्रांतियाँ होती हैं तब हम HIV के सॉफ्ट टारगेट पे होते हैं। भारतीय संस्कृति क्या है? क्या वात्स्यायन का पूरा साहित्य भारत की संस्कृति नहीं है? क्या खजुराहो के मंदिर भारत की संस्कृति नहीं है? क्या हम अपने धर्म और पुराणों में देवी देवताओं के जिन तस्वीरों को देखते हैं जिससे कि हम आम तौर पे अपने घरों में महिलाओं को उस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर सकते, क्या वो भारत की संस्कृति नहीं है? मेरा ये मानना है कि संस्कृति के नाम पर भ्रम और पर्दे की प्रथा को आगे बढ़ाना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सेक्स एजुकेशन एक ज़रूरी और अहम हिस्सा बना करके स्कूलों में लागू करना चाहिए और बच्चों से भी माता पिता को खुल करके बातचीत करनी चाहिए जिससे कि वो HIV जैसे एक विकराल राक्षस का सामना कर सके। कॉन्डम जो हमारी सुरक्षित सेक्स लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन हम इसका नाम लेते हुए भी झिझकते हैं, शर्माते हैं, केमिस्ट से इसे मांगते हुए कतराते हैं। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए कोई झिझक महसूस नहीं हो रही कि मैंने जो आज ये साड़ी पहनी है ये कॉन्डम से तैयार की गई है। हम इसके ज़रिए आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है।
इसके ज़रिए मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि आपका स्वास्थ्य और आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। अगर आप सेक्स वर्कर हैं तो कॉन्डम का सही इस्तेमाल करें और अपने ग्राहक को भी इसे इस्तेमाल करने की सलाह दें। और अगर वो ऐसा करने से मना करे तो उससे संबंध ना बनाएं, ताकि ये बीमारी कम से कम फैले। तभी होगा एक स्वस्थ विश्व का निर्माण।